गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और इनका एक दूसरे में कैसे रिलेशन है वो भी जानेंगे और इनसे क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछा जाता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की तरफ। कंडक्टर सब लोगों ने सुन रखा है। कंडक्टर का मीनिंग होता है द सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इज सेड टू बी कंडक्टर। और दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर कि द सब्सटेंसेस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो डेफिनेशन लिखते हैं द सब्सटेंसेस विच allow to pass electricity through them। ठीक है, थ्रू देम इज कॉल्ड एज। लेकिन यहाँ पर एक और, क्योंकि 12th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर और इलेक्ट्रो कंडक्टेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। विदाउट एनी केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज। ठीक है, उसमें कोई केमिकल चेंज ना हो, इज कॉल्ड कंडक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर है, इसको सुनते ही हम लोगों के मेटल ध्यान में आ जाते हैं कि चाहे वो आयरन हो, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, ये आपके कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो जनरली सॉलिड के केस में हम लोग कंडक्टर का वर्ड यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ लिक्विड भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो कंडक्टर तो सॉलिड हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो लिक्विड हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वो आपके कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए जनरली मेटल्स आपके क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मेटल्स कैसे हैं? सॉलिड हैं। ठीक है, तो ये आपका मेटेलिक कंडक्टर के लिए, मेटेलिक कंडक्टर कौन होते हैं? जनरली मेटल हैं। ठीक है, सॉलिड होते हैं और नो केमिकल चेंज, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है इनमें। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में हम लोग जरा देखेंगे तो यहाँ पर द सब्सटेंसेस, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द सब्सटेंसेस विच कैन पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम व्हेन दे आर इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो कंडक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं या फिर वो अपने एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। The substances which allow to pass electricity through them when they are in molten state or as aqueous solution। तो वो जब एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो या फिर मोल्टन स्टेट में हो तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। साथ साथ में विथ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज यहाँ पर होता है। क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। तो ये आपका क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाते हैं। तो ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइट भी कह सकते हैं आप यहाँ पर। तो द सब्सटेंसेस विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम व्हेन दे आर इन अ मोल्टन स्टेट और in aqueous solution form, so they are said to be
इलेक्ट्रोलाइट बट दे अंडरगो केमिकल चेंज, वो उनमें केमिकल चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जनरली इनके बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में, तो ये आपके क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, मोल्टन स्टेट में होंगे, मोल्टन स्टेट में होंगे, या फिर आपका एक्वस। ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, तो केमिकल चेंज होता है इसमें, तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी while in the metal electrons are responsible for the conduction of electricity। तो ये आपके क्या है, आयन है, और मोल्टन स्टेट में सब्सटेंस होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आगे देख लेते हैं डिफरेंस जल्दी से। सो द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कंडक्शन बाई इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, और कंडक्शन टेक्स प्लेस बाई आयंस होता है। ठीक है। तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो इसका मतलब पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि आयंस में। दूसरा पॉइंट आपका ये है केमिकल चेंज नहीं होता है यहाँ पर। सो देयर इज नो केमिकल चेंज, takes place, there is no chemical change takes place in a metallic conductor, while as the chemical change takes place। तो केमिकल चेंज होता है तो यहाँ पर आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है। आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं हम लोग। So there is a no flow of mass, though there is a no exchange of mass takes place in metallic conductor, यानी there is a no flow और exchange, है ना, flow of mass takes place। ठीक है। तो मास जब इलेक्ट्रॉन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल है, इसलिए इसका मास का फ्लो जनरली नहीं होता है यहाँ पर। तीसरा है फ्लो ऑफ मास, मास का फ्लो होता है किसके थ्रू, आयंस के थ्रू। जैसे आपका कॉपर सल्फेट ले लिया गया तो कॉपर सल्फेट इज डिसोसिएट इनटू कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन। तो कॉपर आयन जब मूव करेंगे तो कॉपर का मास तो मूव करेगा, सल्फेट आयन मूव करेंगे तो सल्फेट का मास मूव करेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट पे आ जाता है टेम्परेचर, डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। ये जो आपका मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्शन है, इसमें डिक्रीज होता है जब टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्शन, यानी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज इंक्रीजेज, कंडक्शन इज इंक्रीजेज। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है ये किन फैक्टर पे क्या करता है, डिपेंड करता है।
या इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सिंपल सा आपका डिफरेंस हो गया। अब हम लोग मेटेलिक कंडक्टर को छोड़ देते हैं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में केवल इन्वॉल्व होना था, बाकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में जाते हैं। ये आप देख लीजिए, एक आपने क्या कर लिया, कंटेनर लिया है, इसमें कोई भी आपने क्या करा है, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट। सो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, सो कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन इज formed after the chemical change. So these copper ion and sulfate ion are responsible for the conduction of electricity. अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट जो एक्वस था, एक्वस का मतलब यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी डिजॉल्व किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो आयंस हैं, ये वाटर के साथ इनका रिलेशन कैसा है, कैसी बॉन्डिंग है, आपस में कॉपर कॉपर आयन की बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है, साथ साथ में वाटर वाटर की बॉन्डिंग कैसी है, इन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, पहला है इंटर आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। इंटर आयनिक इंटरेक्शन का मतलब है कि जो आयंस है, यानी कॉपर आयन और कॉपर आयन और सल्फेट आयन है, इसमें इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है। इफ दे हैव द लार्ज इंटरेक्शन, दे हैव द लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन आपस में होगा पार्टिकल के बीच में, तो उतना ही कंडक्टेंस लेसर होगा। सो लार्जर इंटर आयनिक इंटरेक्शन ठीक है, स्मॉलर द कंडक्टेंस, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि जब ये कॉपर और आयन के बीच में इंटरेक्शन होगा तो कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएंगे, कॉपर सल्फेट में चेंज होंगे तो वहाँ पर आयन नहीं रहेंगे। जब आयन नहीं रहेंगे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कौन सी ज़रूरत है, आयन की ज़रूरत है। तो ये आयन नहीं रहेंगे, तो जब इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो ये आयन्स किस में, कॉपर सल्फेट में चेंज हो जाएंगे। तो फिर ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वहाँ पर आयन्स का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो जितना ज़्यादा इंटर आयनिक इंटरेक्शन होगा उतना ही कम आपका क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। दूसरा है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब आप समझना है कि इट इंडिकेट द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट एंड पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl की बात करते हैं, NaCl जो है इसको वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, किसमें, तो ये डिजॉल्व हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है, सॉल्वेटेड हो जाता है। क्या होता है, जैसे Na आयन डिसोसिएट हो गया और Cl आयन डिसोसिएटेड हो गया, ठीक है। NaCl इज डिसोसिएटेड इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। These ions are surrounded by the water molecules, surrounded by the water molecule। वाटर मॉलिक्यूल इनको क्या कर ले, सराउंड कर ले। तो दिस फिनोमेना इज सेड टू बी हाइड्रेशन। अगर वाटर सॉल्वेंट नहीं है, दूसरा सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर सॉल्वेशन कहेंगे। तो जैसे ही आयंस आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब ये हाइड्रेशन ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा तो ये आपका आयन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस आयन इज सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। तो जब आप फ्री रहेगा, खाली रहेगा, कोई आसपास हिंड्रेंस नहीं होगा, तो आराम से जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा सॉल्वेटेड हो जाएगा, जितना ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ घेर लेंगे, ठीक है, तो जब लोग अपने ही लोगों के बीच में घिर जाते हैं तो बाहर के काम वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर सेम वही है, जब से वाटर के साथ ये घिर जाएगा, मॉलिक्यूल के साथ घिर जाएगा, तो ये फिर क्या नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेटर सॉल्वेशन, ग्रेटर सॉल्वेशन आपका लेसर जो होगा, लेसर कंडक्टेंस होगा। ठीक है, तो ग्रेटर सॉल्वेशन, लेसर कंडक्टेंस। तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग, विस्कोसिटी। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं विस्कोसिटी। इट टेल्स अबाउट द लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के बारे में बताता है। अगर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा, तो वो लिक्विड आपका क्या हो जाता है, मोर विस्कस हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अगर मोर है, ठीक है, तो मोर है तो फिर आपका जो है विस्कोसिटी भी, विस्कोसिटी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी। तो जब विस्कोसिटी ग्रेटर होगी तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं उनको मूव करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो मूव करने में डिफ़िकल्टी आएगी, तो जब मूव नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका क्या होगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन से दैट इफ द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन कंडक्टेंस विल बी लेसर। क्योंकि भाई जब भीड़ भाड़ होगी तो इलेक्ट्रॉन आयंस को रिलीज होने में, आयंस को मूव करने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी आएगी। अब वो डिफ़िकल्टी जब आएगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। Electrolyte on the basis of degree of dissociation, degree of dissociation, on the basis of degree of dissociation there are two types. First one is a strong electrolyte, और second one is a weak electrolyte. ठीक है, तो अब यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये अल्फा से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा का मतलब क्या है, the fraction of molecules। ठीक है, फ्रैक्शन है which are dissociated, अगर मान लीजिए 100 पार्टिकल हैं, ठीक है, 100 पार्टिकल में 80 पार्टिकल क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा हो जाएगा 80/100 हो जाएगा, मतलब 0.8 हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना है। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेस पर है। ठीक है, ये हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट डिफरेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली। ठीक है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी उनका जो डिसोसिएशन लगभग 100% के आसपास हो। सो द इलेक्ट्रोलाइट विच ऑलमोस्ट डिसोसिएटेड, डिसोसिएटेड और आयनाइज, है ना,
इज कॉल्ड, इज की जगह लिख लो आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम है, बहुत ही 1.1 से लेकर 0.2 तक है, तो वो आपका क्या कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। सो ये आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखी, फिर इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं वीक में। द इलेक्ट्रोलाइट which dissociated a very small extent are called weak electrolyte। ठीक है, एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं, स्ट्रॉन्ग के हैं। जिंक सल्फेट, HCl, H2SO4, दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड, तो दीज आर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनके बारे में वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, फैक्टर्स which affect electrolytic conductance। ठीक है, तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट वीक है, ठीक है, तो इसका जो कंडक्टेंस कम होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे वो ग्रेटर कंडक्टेंस होगा इनका। ठीक है, और जो वीक होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इनका स्मॉलर ठीक है कंडक्टेंस होगा। कौन सा कंडक्टेंस, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की। तो इसका मतलब जो है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। इफ द ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट, सो इट हैव द ग्रेटर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अगर लेसर अमाउंट में आपके आयन होंगे तो ये क्या होगा, कम मात्रा में क्या करेंगे, कंडक्टेंस को कम कर देंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा आप आ जाते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ा हम लोगों ने ग्रेटर द सॉल्वेशन, लेसर कंडक्शन, ग्रेटर सॉल्वेशन, लेसर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, लेसर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ठीक है, तीसरा पर आ जाते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, तो दो तरीके के हो सकते हैं सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट हो सकता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है। तो पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं, पोलर
तो आप जानते हैं कि ये जो भी इलेक्ट्रोलाइट है वो सभी पोलर नेचर के हैं, वो डिजॉल्व हो सकते हैं, डिसोसिएट हो सकते हैं। तो उन्हीं आपके सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे जो पोलर नेचर के होंगे, जिनमें चार्ज होंगे, तो उन्हीं में वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। तो पोलर सॉल्वेंट आयनाइज द इलेक्ट्रोलाइट, यानी पोलर सॉल्वेंट में ही आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयनाइज होंगे या डिसोसिएट होंगे। तो पोलर सॉल्वेंट में ही इनकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और नॉन पोलर जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होंगे, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होंगे वो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। चौथा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है भाई, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ऑन द इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इज इंक्रीजेज, सो दे कैन मूव फास्ट, वो मूव कर लेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोर रैपिडली। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे तेज़ी से मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी तेज़ी से मूव होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी ज़्यादा कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो जाएगा भाई, इसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। मेन आपकी दुखती रग यही है। कंसंट्रेशन पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है, कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है। तो सिंपल सी बात समझना है। तो कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज कराते हैं, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस होता है, ठीक है। यानी आपका कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। कैसे, जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वो भी आयन क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट होना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, यहाँ पर H+ आयन और सल्फेट आयन आपके प्रेजेंट है सोल्यूशन में, करेक्ट। तो और H2SO4 डालेंगे तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। ओवर क्राउडेड हो जाएंगे तो पास पास आ जाएंगे, तो पास पास आ जाएंगे तो फिर इनके बीच में बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर से ये बॉन्डिंग होने लग जाएगी तो फिर से वो आपका इलेक्ट्रोलाइट में चेंज हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगा। तो पहली बात यहाँ पर है कि ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। तो पहली बात ये हो गई, बॉन्डिंग बना लेंगे। दूसरी बात ये है कि जब क्राउडनेस बढ़ जाएगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा मात्रा में आयंस हो जाएंगे, सो दे कैन नॉट मूव फास्ट, या उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, मूव नहीं कर पाएंगे। जब मूव नहीं कर पाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो मेन बात यह है कि जब भी आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो इंटर आयनिक इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है, तो आपस में ये कंबाइन होने लग के इलेक्ट्रोलाइट में फिर से चेंज हो जाते हैं। तो आयंस कम हो जाते हैं जैसे आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। तो अगर डाइल्यूट कर दिया जाए इसी को, डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन जो होगा कंसंट्रेशन का अपोजिट बच्चों होता है डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन का मतलब है डाइल्यूट कर दे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस के। डाइल्यूट करते जाइएगा तो कंडक्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ता चला जाएगा। कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन कैसे होता है इसको जरा देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें टर्म यूज होते हैं और उन टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो टर्म यूज होने वाले हैं उनको पहले देख लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। मान लीजिए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया गया है इस आयन में, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट जो हो जाएगा कॉपर आयन में, और सल्फेट आयन में क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉपर आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। तो कॉपर आयन के मूवमेंट में, ठीक है, इनमें से कौन कौन से टर्म यूज होने वाले हैं वो पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज अपोजिंग फोर्स।
रेजिस्टेंस एक अपोजिंग फोर्स है जो किसी भी आयन के मूव करने को प्रिवेंट करता है, रोकता है, अपोज करता है। so, इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द अपोजिंग फोर्स विच अपोज। दुनिया में भाई अपोज करने वालों की कमी थोड़ी है। विच अपोज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और आर जो है रेजिस्टेंस है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आपका ये कंडक्टर लिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसके जो लेंथ है वो L है आपका, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1A है। तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर दें, देख लें। तो जो R हो जाता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और R इक्वल टू आपका हो जाएगा रो L/A। ठीक है, अब यहाँ पर R आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। L आपका क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। और एरिया आपका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पर ओम लॉ के हिसाब से हम लोग देख लेंगे। तो जो I होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी करंट इसमें पास करेंगे तो इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो I जो इसमें करंट पास करेंगे उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको उल्टा, तो V इक्वल टू आई आर। V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, I आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है, और R रेजिस्टेंस है। थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। तो रेजिस्टेंस है इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पर जो रो है वो आपकी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कहें किसी भी कंडक्टर का लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन क्या रख दें, यूनिट रख दें, यूनिट लेंथ रख लें, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका यूनिट स्क्वायर रख लें, तो जो R हो जाएगा वो रो के इक्वल हो जाएगा। तो रो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रो आपका यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर अपोजिंग फोर्स है जो आयंस के मूव करने को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात आ गई रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस जो आपका है अपोज करता है, उसी के एक अपोजिट शब्द है यहाँ पर कंडक्टेंस। इसको कंडक्टेंस को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। सो कंडक्टेंस इज द फैसिलिटेटिंग फोर्स है, ये फैसिलिटेटिंग फोर्स है, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटिंग फोर्स है। फैसिलिटेटिंग फोर्स किसके लिए, टू मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, आयन के मूवमेंट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। कैन बी डिफाइंड एज द पावर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द आयन्स, पावर टू फैसिलिटेट द कंडक्शन। कंडक्शन को जो फैसिलिटेट करने के लिए जो फोर्स है दैट इज सेड टू बी कंडक्टेंस। इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, और G इज इनवर्सली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब जो G जो हो गया आपका 1/R है, तो 1/R के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो R की प्रॉपर्टी जो होंगी इसको हम लोग लिख सकते हैं। R की जो यहाँ पर यूनिट है तो 1/रो L/A था, तो ये आपका हो जाएगा आपका A/रो L। तो जो कंडक्टेंस आपका हो जाएगा A/रो L हो जाएगा। ठीक है, अब यूनिट दोनों की देख लेते हैं। यूनिट को देखने के लिए पहले रेजिस्टेंस की यूनिट देखते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट सभी लोग जानते हैं, सब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम।
ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट आपकी क्या है, ओम है, ठीक है। और जी की है तो जी का मतलब है, जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जी का जो यूनिट हो जाएगा 1/r है। तो आर की यूनिट 1/ओम लिख देंगे, ओम। ओम को ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या इसी को उल्टा लिख सकते हैं MHO, मो। या फिर एक यूनिट आपकी और है इसका, साइमन, SIEMEN, ठीक है। SI यूनिट है, ये कौन सी है, SI यूनिट है, साइमन। इसको सिंपल हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट जो आपकी आ गई, G की यूनिट आ गई आपकी बच्चों, साइमन आ गई। तो G की यूनिट जो हो जाएगी साइमन हो जाएगी, R की यूनिट क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, सॉरी ओम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। आगे चलते हैं रजिस्टिविटी पे। किस पे बात कर लेते हैं, रजिस्टिविटी। ये टेक्निकल टर्म है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, ρL/A होता है। तो अगर हम लोग L = 1 यूनिट लेंथ यूनिट रख दें, एरिया जो आप क्रॉस सेक्शन है, एरिया जो है क्रॉस सेक्शन है वो आपका यूनिट स्क्वायर रख दें, स्क्वायर यूनिट रख दें, ठीक है। तो आपका जो R = हो जाएगा ρ1/1 हो जाएगा। तो R = क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। सो रो कैन बी डिफाइंड एज द, रो मतलब रेजिस्टिविटी, रो का मतलब क्या है यहाँ पर, रेजिस्टिविटी रो है। और रो को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, रो कैन बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड हैविंग यूनिट स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ध्यान रखना है कि इसकी जो लेंथ कंडक्टर की क्या हो जाए, 1 हो जाए, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी यूनिट स्क्वायर हो जाए, तो उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज सेड टू बी रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम भी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट स्क्वायर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड स्क्वायर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेड टू बी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं इसके बाद कंडक्टिविटी। क्या आ जाते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी या इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। इसको हम लोग काप्पा के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। काप्पा मतलब ये क्या हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो यूनिट पे आ जाते हैं फटाफट। तो यूनिट की अगर हम लोग बात करें, अब थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर कैन नॉट बी चेंज। ये चेंज नहीं होती है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है ये। तो अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट देखें तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू, यहाँ पर R इक्वल टू क्या था बच्चों,
रो एल अपॉन ए था, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आर ए इक्वल टू एल इंटू रो, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर का यूनिट हो जाएगा ओम, आर का यूनिट हो जाएगा ओम, इसका हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर रख लेंगे और ये आपका सेंटीमीटर रख देंगे। लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो ये आपका आ गया साइन, रो की यूनिट जो हो गई ओम सेंटीमीटर हो गई, क्या हो गई, ओम सेंटीमीटर हो गई। ये ओम मीटर भी हो सकती है, तो अगर आपका ये ध्यान रखना है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ अगर मीटर में मेजर करेंगे तो ओम मीटर हो जाएगी या ओम सेंटीमीटर हो जाएगी, सॉरी ओम इनवर्स नहीं, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर होती है। क्लियर? तो अब ये आपका रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई क्या, ओम सेंटीमीटर, तो काप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी, तो काप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो है तो 1 रो की यूनिट हो जाएगी ओम सेंटीमीटर, तो जब ऊपर जाएगा तो ओम ऊपर की तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। ये इसको हम लोग कह सकते हैं ओम इनवर्स या मो सेंटीमीटर हो जाएगा, एम एच ओ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। एम एच ओ को क्या कहते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर। तो जो के की यूनिट हो जाएगी बच्चों, ध्यान रखना है, स्मॉल के है ऐसे, तो साइमन पर सेंटीमीटर इसकी यूनिट है। तो न्यूमेरिकल में दिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी किसकी यूनिट है, तो ध्यान रखना है साइमन पर सेंटीमीटर यूनिट जहाँ पर भी लिखा हो, साइमन पर सेंटीमीटर लिखा हो तो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल 3 नंबर का आना ही है, आप कितनी भी कोशिश करो कि इससे भागे नहीं भाग सकते, क्योंकि इससे 3 नंबर का न्यूमेरिकल आना है। अब आगे चलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट क्या है, एक रेशियो है एल अपॉन ए का। ठीक है, एल अपॉन ए यानी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, इसका जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, सेल कांस्टेंट कहलाता है। और ये सेल कांस्टेंट को हम लोग जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे चलते हैं, रिलेशन बिटवीन जी स्टार, जी एंड के, इनके बीच में यानी आपका सेल कांस्टेंट क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है, इनके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो आपने पढ़ा यहाँ पर रो इक्वल टू क्या था, आर ए अपॉन एल था। क्लियर? ठीक है, आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं रो की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन के, और आर की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन जी, और ए अपॉन एल की जगह लिख सकते हैं, तो एल अपॉन ए जो है बच्चों वो क्या है, जी है, तो ए अपॉन एल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जी, सॉरी जी स्टार है, ये जी स्टार हो जाएगा। तो एल अपॉन ए क्या है, जी स्टार है, सेल कांस्टेंट है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, तो जी स्टार आपका नीचे आ गया। तो ये आपका देखेंगे 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन जी इंटू जी स्टार। इसका मतलब के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। सो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, इसके बीच में एक रिलेशन है। तो आपने अभी तक क्या समझा कि जो के है, के के बीच में ये रिलेशन है, और के और रो के बीच में ये रिलेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको रेजिस्टेंस देगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ से कंडक्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं मोलर कंडक्टेंस। अब एक चीज़ यहाँ पर अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम लोग काप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काप्पा इक्वल टू आपका क्या था, पहले यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा,
काप्पा इक्वल टू क्या था, 1 रेजिस्टिविटी था, और इसकी जगह रेजिस्टिविटी की जगह रख सकते हैं 1/RA इंटू एल ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब RA/L तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब जो K है वो L/RA पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि ये K जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब भी लेंथ और एरिया आ जाए, लेंथ एंड एरिया आ जाएगा, तो वहाँ पर वॉल्यूम टर्म आपका आ जाएगा। ठीक है? इसका मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द वॉल्यूम। अगर ये L/ क्या है, L और A जो है वो कांस्टेंट कर दिया जाए, तब ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। एक निश्चित वॉल्यूम अगर फिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट सेंटीमीटर 1 cc आपका वॉल्यूम है, 1 cc वॉल्यूम है, तो वहाँ पर जो कंडक्टेंस होगा वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया, क्योंकि सेल कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज आपका नहीं होगा, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है? तो इसका मतलब जो है कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। लेंथ इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो कंडक्टेंस जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कैसे डिपेंड करता है, वॉल्यूम को चेंज करने पर या कंसंट्रेशन को चेंज करने पर, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो जनरली आपने देखा जो कंडक्टेंस है कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आपने ये पढ़ा कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पर जनरली ये क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और डाइल्यूशन करने पर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्शन का मतलब है ऑन डाइल्यूशन समझना सिंपल बात। तो जब डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ये कहता है कि जो कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्शन कहता है, कंडक्शन जो कंडक्शन है पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो जब पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम यहाँ पर किस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या, कंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है? एक बार यहाँ पर आप फिर से देख लेते हैं, जो आपका K = है 1/ρ है। ठीक है? रो को लिख सकते हैं आपका L/RA, तो K = क्या है, 1/R की जगह लिख सकते हैं G, और L/A आपका यहाँ पर है, तो ये आपका कांस्टेंट है। तो ये आपका जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस के इक्वल होगा जब आपका L/A क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जनरली क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम जो है, पर यूनिट वॉल्यूम है, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं कर सकते किसी भी कि इलेक्ट्रोड का लंबाई बढ़ाते रहो फिर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते रहो, तो ये संभव नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है भाई, ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो L और A को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो जब L और वॉल्यूम आप जो डाइल्यूट करेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो जब डाइल्यूट करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ऑन डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। कैसे, अब जरा देख लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे डिक्रीज हो जाता है या कंडक्टिविटी कैसे डिक्रीज हो जाता है डाइल्यूशन करने पर। तो जब वॉल्यूम बढ़ेंगे, मान लीजिए एक निश्चित वॉल्यूम आपका ये वॉल्यूम ले लिया गया, इसमें 1 मोल आपके क्या ले लिए गए, 1 मोल आपके हो गए इलेक्ट्रोलाइट ले लिया गया। ठीक है? 1 मोल में इलेक्ट्रोलाइट में आयंस मान लीजिए Na आयंस है, कुछ आयंस मान लीजिए X आयन है। ठीक है? अब यहाँ पर वॉल्यूम आपने क्या कर दिए, बढ़ा दिए, यानी ये वॉल्यूम कर दिए तो यहाँ तक आपका भर दिया, वाटर आपने और इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो इस वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हो गए, कम हो जाएंगे। कुछ आयंस यहाँ भी चले जाएंगे, कुछ आयंस यहाँ भी चले जाएंगे। ठीक है? या इसका एक आपने क्या कर लिया, एक ml आपने ले लिया इससे, और फिर इसमें इतना ढेर सारे वाटर में इसको मिला दिए, तो 1 ml में नंबर ऑफ आयन तो कम ही होंगे। तो 1 ml फिर यहाँ पर आपने क्या कर लिया, वाटर और कर दिया। तो डाइल्यूट जैसे करेंगे तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है? तो पर आयन जो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं।
So on dilution, specific conductance decreases due to number of ions per unit वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं। और आपको पता है कि आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कंडक्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और यही आयंस की नंबर कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। और ये कंडक्टेंस कौन सा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है डाइल्यूट करने पर वो कैसे डिक्रीज होता है। तो आपको बता देना है कि जो आपके नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये आपका कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या कहता है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता है। किसकी बात करता है, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टेंस है यहाँ पर, और ये मोलर कंडक्टेंस का मतलब ये होगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर लिख देते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसका जो कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस कहलाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं कि एक आप सेल ले लीजिए, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, और दोनों इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस आपका क्या है, यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, अब यूनिट डिस्टेंस है और इनके बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो एरिया है यूनिट डिस्टेंस है, और इसमें से जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इतना है, इतना रखा जाता है कि इसमें 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट एकोमोडेट हो जाए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट भर जाए। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, वेरिएबल हो गया। इसका मतलब यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इनके बीच का जो एरिया जो है इतना ले लेना है कि इसमें 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट भर जाए। तो इसका मतलब एरिया फिक्स नहीं रहा। जब एरिया फिक्स नहीं रहा तो वॉल्यूम फिक्स नहीं रहा, क्योंकि लेंथ तो ठीक है। तो जब इनके बीच की लेंथ क्या होगी, 1 यूनिट डिस्टेंस से पार्ट होंगे, और इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना हो कि इनके बीच में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाए, एकोमोडेट हो जाए। तो ये ध्यान रखना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट एकोमोडेट करने के लिए एरिया क्रॉस सेक्शन जब आपका वेरिएबल है तो वॉल्यूम भी वेरिएबल होगा। क्या होगा, वॉल्यूम वेरिएबल होगा। तो इसमें से 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा दैट इज सेड टू बी मोलर कंडक्टेंस। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं। द कंडक्टेंस of a cell in which 2 electrodes are unit distance apart। इसका मतलब क्या हो गया, एक यूनिट डिस्टेंस की दूरी पर है एंड having enough cross section area which can accommodate 1 molar electrolyte, 1 mole electrolyte is called मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बार बार हमारा क्या हो रहा था, अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का जो लिमिटेशन था कि एक निश्चित वॉल्यूम है तो डाइल्यूट कैसे कर पाए, तो उसका सलूशन यहाँ पर मोलर कंडक्टेंस के रूप में दिया गया कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, यानी डाइल्यूशन तो करना है, उनको डाइल्यूट करना है, तभी कंडक्टेंस बढ़ने वाला है। तो डाइल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इतना एरिया हो कि उसमें 1 मोलर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या आ जाए, भर जाए।
So the conductance of a cell in which two electrodes are unit distance apart and having enough cross section area which can accommodate 1 molar electrolyte is said to be molar conductance। तो ध्यान रखना है इस बात को। तो अब यहाँ पर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहाँ पर आप देखिएगा तो जितना भी आप वॉल्यूम हो, वॉल्यूम वेरिएबल रहेगा, क्योंकि तो यहाँ पर अगर हमारा क्या हो, इसी टर्म को क्या ले लें, एक चीज़ देख लेते हैं। ये आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं, यूनिट डिस्टेंस से पार्ट है और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 है और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो भरा हुआ है वो भी 1 मोल है। ठीक है, तो यानी आपका इनका लेंथ कितना गिवन है, लेंथ जो है 1 यूनिट है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर यूनिट है और आपका जो कंसंट्रेशन है इसका 1 मोलर है। तो ये जब तीनों चीज़ होंगी तो उस सिचुएशन में जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात क्या है कि 1 डिस्टेंस आपका है, तो ये आपका यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस जो होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा, वही कंडक्टेंस है, लेकिन इसमें 1 मोल कंसंट्रेशन भी भर दिया गया है। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन भर दिया गया, तो फिर ये क्या होगा, उसका जो कंडक्टेंस होगा वो मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि इसमें 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट एकोमोडेट हो जाए। सो यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस ये आपका हो जाएगा K इंटू 1000 अपॉन C। इसकी यूनिट रख लेते हैं, K की यूनिट है साइमन पर सेंटीमीटर, 1000 की कोई यूनिट नहीं है। कंसंट्रेशन आपका रहेगा मोल पर लीटर, तो ये इसको लिख देते हैं साइमन पर सेंटीमीटर। आपका नीचे मोल आपका रह जाएगा और लीटर का है तो ऊपर चला जाएगा लीटर। ठीक है, लीटर इनवर्स है तो ऊपर चला जाएगा लीटर। तो साइमन पर सेंटीमीटर और लीटर का जो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, अपॉन मोल नीचे है तो आ जाएगा आपका साइमन। सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मोल आ गया, तो इसका यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपकी यूनिट है, तो इसको ध्यान रखना। तो आगे आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। मान लीजिए आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यूनिट डिस्टेंस है और इनके बीच का एक क्रॉस सेक्शन एरिया भी आपका यूनिट है। तो ए आपका स्क्वायर यूनिट है, लेंथ भी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो L इंटू ए हो जाएगा। ये भी 1 है और ये 1 भी है। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका, जिसको हम लोग CC भी कहते हैं, तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डाइल्यूट कर देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट करके मतलब इसमें से और भी ज़्यादा हम लोग क्या कर देंगे, अगर यहाँ पर आपका क्या रहेगा 1 मोलर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल भी होगा और मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगा। लेकिन अगर डाइल्यूट कर दिया जाए इसको डाइल्यूट कर दिया जाए, इसका मतलब वॉल्यूम अगर हम लोग कहेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या कर दिया, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे तो जो 1 मोल सब्सटेंस है यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन है वो 100 cc में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो मोलर कंडक्टेंस है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल नहीं होगा। तो फिर जो मोलर कंडक्टेंस है वो टोटल वॉल्यूम के लिए होगा, लेकिन उसमें से क्या होगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होंगे। लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो किसकी बात करता है, यूनिट वॉल्यूम की बात करता है, 1 cc वॉल्यूम की बात करता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ आयन होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो
जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा वो 100 सीसी के इक्वल हो जाएगा, 100 सीसी के इक्वल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो वहाँ पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो के इंटू वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम कितना हो गया 100 सीसी हो गया। तो 100 सीसी हो गया तो 100 सीसी का वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे के में, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जो के होगा उसका हम लोग 100 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तभी तो मोलर कंडक्टेंस आएगा, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पूरा 100 सीसी में क्या हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पर ये रिलेशन है और के एम इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी ले लेते हैं। सी आपका यहाँ पर क्या है, मोलरिटी है। ये 1000 कैसे आए जरा देख लेते हैं। आपको सी क्या है, मोलरिटी है, और 1000 अगर ये मोल पर लीटर में है, मोल पर लीटर में है तो 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। कैसे, अब यह देखिएगा 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर ये आपका किस में दिया गया रहा होगा, लीटर में रहेगा, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपका क्या रहेगा, के इंटू सी रहेगा अगर डेसीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है, लीटर में रहेगा। अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 1 डेसी में आपका कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है, तो क्यूब हो जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10,000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर मीटर क्यूब में रखेंगे, मीटर क्यूब में क्या रखेंगे, तो 1 डेसीमीटर मतलब 1/10 आपका मीटर हो जाएगा, तो ये आपका 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन 1000 सी आ जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये आपका जो है लीटर में होने वाला है वॉल्यूम, और यहाँ पर आपका डेसीमीटर में होने वाला है, डेसीमीटर क्यूब में होने वाला है, सॉरी मीटर क्यूब में वॉल्यूम होने वाला है, यहाँ पर डेसीमीटर क्यूब में होने वाला है, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो जनरली आपको एग्जाम में जो दिया रहेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगा आपका, तो ज़्यादातर केसेस में आपका सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, तो ये रिलेशन आपको पता करना पड़ेगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है। डेसीमीटर क्यूब में अगर वॉल्यूम रहेगा तो आपका ये ध्यान रखना है, और जब मीटर क्यूब में होगा तो ये रिलेशन आ जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस डेफिनेशन, द मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution is called limiting molar कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, ठीक है। एक आपका डबे हैकल ऑन्सगर इक्वेशन है, ये आपका लेमडा एम इक्वल टू होता है लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी। तो ये सी कंसंट्रेशन है, तो डाइल्यूट क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जो सी होगा लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो टर्म आपका हो जाएगा 0, तो जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होगा तो वो आपकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस है वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इज द मैक्सिमम कंडक्टेंस, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस क्या है, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है। अगर बच्चों आपको ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।